अब दोनों को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1 टाइम लगाता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है वो t2 टाइम लगाता है। ठीक है, सो हमें t1 t2 का रेशो फाइंड आउट करना है। सो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी देखो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी कि दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल यानी कि s1 इज इक्वल्स टू s2 है, और दोनों के लिए इनिशियल स्पीड जो गिवन है वो भी सेम है। इनिशियल स्पीड दोनों की गिवन है 0, यानी कि u1 u2 जो है वो 0 गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब ये इन दोनों को अगर रिलीज करता हूं तो दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा तो एक जो है वो t1 टाइम लगाता है और दूसरा प्रोटॉन यानी कि वो t2 टाइम लगाता है। ठीक है, सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो दोनों के लिए 0 हो गया, सो यानी कि यह कन्वर्ट किस में हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब s1 इज इक्वल टू s2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी कि यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 बाई a1। बट a2 a1 तो हमारे पास गिवन है ही नहीं, सो हम क्या करेंगे, a2 a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a2 a1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फोर्स इज इक्वल टू m में, वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, बट फोर्स दोनों के लिए क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू QE, दोनों के लिए चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यानी दोनों के लिए फोर्स सेम है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा दोनों के लिए QE, फोर्स हो जाएगा m में QE, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE बाई m। अब अगर मैं a1 लिखता हूं यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखता हूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, QE, या फिर डायरेक्ट यहीं से ये लिख लो कि दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना, क्योंकि Q और E दोनों के लिए सेम है, तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, a2 बाई a1 किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, m1 बाई m2 के। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, t1 बाई t2 इज इक्वल टू या तो m1 m2 लिख लो, या फिर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन टू द पावर 1/2। सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर चेक किया जाए, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। अच्छा, हमने t1 t2 फाइंड आउट कर लिया, उन्होंने t2 t1 पूछा था। ठीक है, तो t2 t1 के लिए रेसिप्रोकल कर दो तो mp बाई me आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर mp बाई me। तो आंसर चेक करो, mp बाई me कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में गिवन है, इनकी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहां पे सिचुएशन क्या है कि एक नॉर्मल पेंडुलम था हमारे पास इनिशियली, वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा था। अब उस जो पेंडुलम का बोब है उस पर कुछ चार्ज था, और हमने एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्विच कर दिया, मतलब उसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था। याद है 11th में हमने पढ़ा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अब याद करो, उसको भूलना नहीं है कुछ भी हमें। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास वहां से आया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, या फिर मोर जनरलाइज फॉर्म में अगर आप उसको बोलना चाहो तो क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, सो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली सिर्फ mg फोर्स एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये mg फोर्स था हमारा, सो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी इफेक्टिव जी हो गया। तो इनिशियली जो t1 टाइम था हमारा वो क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब क्या किया, अब हमने एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया। जैसे ही मैं अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करता हूं और जो चार्ज है पार्टिकल पे वो पॉजिटिव है, तो यानी कि फोर्स जो है वो भी अपवर्ड लगेगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आ गया QE। तो अभी नेट फोर्स ऑन पार्टिकल कितना हो गया, जो पार्टिकल पे फोर्स बचेगा वो क्या हो जाएगा, mg माइनस QE। ठीक है, सो ये इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, जी इफेक्टिव। तो यहां से जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव फॉर सेकंड केस विल बी इक्वल्स टू जी माइनस QE बाई m, इसको मास से डिवाइड कर दिया।
ठीक है। सो अब ये जी इफेक्टिव इसमें पुट कर दो तो T2 आ गया हमारे पास, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट L बाई जी माइनस क्यू ई बाई एम। अब सेकंड केस में जी इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू कम हो गई। अगर जी इफेक्टिव की वैल्यू कम हो गई यानी कि टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन चेक किया जाए, इंक्रीज कहां पे गिवन है, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, बिल्कुल सही है। इंक्रीज गिवन है हमारे पास ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास गिवन क्या है कि एक पेंडुलम है और वो बोल रहा है कि पेंडुलम पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है। जो बोब है उसका मास गिवन है m, चार्ज q गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है E। सो हमें फाइंड आउट ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद टेंशन मिनिमम किस एंगल पे होगा। ठीक है, मतलब ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए टेंशन की वैल्यू मिनिमम। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो टेंशन मिनिमम किस पॉइंट पे होता। अगर ये एक वर्टिकल सर्कल, अगर वर्टिकल सर्कल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है, तो टेंशन मिनिमम क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता, बिल्कुल होता। तो कुछ ऐसा होता वो कि ये हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे mg, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो पूरा का पूरा सेंटर की साइड है, यानी कि पूरा का पूरा वो सेंट्रीपिटल फोर्स में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए टेंशन की रिक्वायरमेंट मिनिमम है और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो पूरा फोर्स जो है वो अपोजिट टू द सेंटर, इसलिए वहां पे टेंशन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है। ठीक है। तो अब यही एनालॉजी यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देता हूं तो चेंज क्या आएगा। चेंज ये आएगा कि उसमें सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सो दोनों जो पार्टिकल है उनपे एक्सटर्नल फोर्स QE ऐड हो जाएगा। अभी एक्सटर्नल फोर्स हो गए दो हमारे पास, एक mg हो गया, एक QE। तो अब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो और वो रिजल्टेंट जब सेंटर की तरफ आएगा तो वहां पे टेंशन मिनिमम आएगा, जब वो सेंटर से अवे होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगा। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है। तो ये मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया एफ नेट। तो अगर एफ नेट जो है वो सेंटर की तरफ होगा पूरा तो टेंशन मिनिमम होगा और वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगा। अब ये सेंटर की तरफ का होगा, अगर ये पार्टिकल यहां पे होता है तो एफ नेट कुछ ऐसा होगा, यानी कि सेंटर की साइड। तो अगर ये पार्टिकल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद ये जो पोजीशन आएगी ये आएगी टी मिनिमम के लिए, और कुछ यहां पे ये जो पोजीशन आएगी यहां पे एफ नेट कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा टेंशन मैक्सिमम के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब भी जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो। अगर वो रिजल्टेंट सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड होगा, और अगर वो अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट कर रहा है तो उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो ठीक है, अब हमसे सिर्फ एंगल पूछा है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि QE और mg का जो रिजल्टेंट है वो टेंशन की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक का, जो कि थीटा मेंशन था हमारे पास। तो इस पूरे एंगल को ब्रेक डाउन करके मैं यहां पे अभी के लिए सिर्फ इसको अल्फा मान रहा हूं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और इसको अगर कंप्लीट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा QE, इनकी ऐसा। ये हमारा हो गया mg QE, ये हो गया एफ नेट, और ये हो गया अल्फा। तो यहां से टेन अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा हो गया QE बाई mg। ठीक है। सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू QE बाई mg। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स QE बाई mg। बट अल्फा हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, कंप्लीट एंगल, यानी कि ये भी इंक्लूड करना है। सो ये कितना हो गया, पाई। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फाइनल आंसर हमारा होगा पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ QE बाई mg। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर चेक किया जाए, ये आ गया हमारा आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन भी मैच करो।
सो ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन डी में हमारे पास मेंशन है, देखो ऑप्शन ए में वही मेंशन है अल्फा की वैल्यू। सो ऐसा नहीं करना है कि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ऑप्शन में मिलकर टिक कर दिया, नहीं, आपको ये याद रखना है कि पूछा क्या था। जो डायग्राम था उसमें थीटा कहां से मेंशन था, थीटा था जो नीचे वाली डॉटेड लाइन थी, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो लाइन थी सेंटर से, ठीक है। सो यहां पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है कि अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज और मास हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e होगा और मास उसका m गिवन, अभी के लिए m मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस उसी पोजीशन पे कब वापस आएगा। वापस उसी पोजीशन पे क्यों वापस आएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि फोर्स जो है वो अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और अगर फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट का क्या मतलब है कि एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो वापस रिटर्न होके आएगा, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट वो करना है कि जब वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा, यानी कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। सो ये जो सवाल है ये इलेक्ट्रोस्टेट्स का काम, मोशन इन 1D का सवाल ज्यादा है। हमें सिर्फ s = 0 फाइंड आउट करना है। कब? इनिशियल वेलोसिटी v0 दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है हमारे पास, चार्ज दिया हुआ है तो हम उस पर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, E स्मॉल e इंटू कैपिटल E, वो फोर्स आ गया तो वहां से एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमारे पास, s हो गया, u हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी कुछ सिचुएशन है। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ma = qe, ठीक है। सो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया, q की वैल्यू e गिवन है तो वो यूज कर लेते हैं, ये आ गया एक्सेलरेशन। u = v0 गिवन है, तो क्या ये दोनों चीजें सही है? अगर आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान रहे हो तो v को नेगेटिव मानना पड़ेगा, या फिर v को पॉजिटिव मानने तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा s = ut प्लस हाफ at², इसको इक्वल्स टू 0 करो। सो t तो कॉमन आ गया, u की वैल्यू हो गई v0 प्लस एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा e/2m × t = 0। सो यहां से आपकी t की दो वैल्यू जाएंगी, एक आएगी t = 0 और दूसरी क्या आएगी, दूसरी आएगी 2m v0 डिवाइड बाई ई। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, सही दोनों है। t = 0 पे भी वो वही था, और सेकंड है जब कोड रिटर्न होके आएगा तो ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी। तो फाइनल आंसर चेक किया जाए, फाइनल आंसर हमारा चाहिए 2mv डिवाइड बाई ई। सो हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर आ गया 2mv डिवाइड बाई ई। ऑप्शन भी चेक कर लिया जाए, ऑप्शन ए में गिवन है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे सिचुएशन क्या गिवन है कि एक वाटर ड्रॉप है जो कि एक रूम में फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। अब उस पे नीचे की साइड तो mg लग रहा है, मतलब वो फ्रीली अगर सस्पेंडेड है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि उस पे एक अपवर्ड फोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। और अपवर्ड फोर्स कौन सा है, वो अपवर्ड फोर्स है इस चार्ज की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड है, चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड्स होगी। और अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब बी और सी में से कैसे चूज करेंगे, बी और सी में से चूज करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हम आसान से कर सकते हैं, कैसे कि जो दोनों फोर्सेज है उनको बैलेंस कर दो, वहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस कर देते हैं दोनों फोर्सेज को। सो ये हमारे दो फोर्सेज हो गया, दोनों को अगर मैं बैलेंस करता हूं तो mg = qe, m की वैल्यू कितनी, m की गिवन है 10 मिलीग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो कितना हो गया 10 × 10⁻⁻⁶, ठीक है।
जी की वैल्यू 10 गिवन है, क्यू की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो यहां से ई की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, इसको भी ऊपर ले जाओ, ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 15 और 1000 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा, डेसिमल में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 66.67 न्यूटन पर कूलम। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आसान था, दो ही फोर्सेस थे, दोनों को हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, मतलब आंसर सही है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी में, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे सिचुएशन क्या गिवन है कि एक पेंडुलम हमारे पास, ठीक है, मान लो ये पेंडुलम, और ये इनिशियली जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है, कोई मोशन नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं और बॉब जो है उस पर चार्ज है, तो क्या लगेगा, पेंडुलम पे एक फोर्स लगेगा और ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। अब यहां पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना है और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन की वैल्यू कितनी है, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अगर उस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, हमारे पास पेंडुलम पे फोर्सेस कितने, पेंडुलम पे फोर्सेस तीन है। कौन कौन सा, पहला टेंशन हो गया, दूसरा एमजी हो गया और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन तीनों को बैलेंस कर देंगे, वहां से थीटा और टेंशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस कर देते हैं। सो ये इनिशियल कंडीशन है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कुछ थीटा एंगल पे बेंट हो गया और इस पे फोर्सेस आ गए हमारे पास, टेंशन, mg और qe। ठीक है, अब इनको बैलेंस करो। अगर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे पहले। तो टेंशन के अगर मैं कंपोनेंट करता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि ये एंगल हो गया मेरा थीटा। तो यहां कंपोनेंट आ गया t cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया t sin थीटा। अब इनको बैलेंस कर दो। So t cos theta is equals to mg and t sin theta is equals to qe। दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। सो tan थीटा हो गया qe बाई mg। q की वैल्यू कितनी गिवन है, q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाई e की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई mg, m की वैल्यू है 40 ग्राम, यानी कि 40 इंटू 10⁻³ और g हो गया 10। ठीक है, सो ये 2 कैंसिल होके ये बन गया 10। अब 10 ये -1 बचेगा, -1 ऊपर जाके +1 बचेगा, यानी कि ये सब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट वैल्यू जो बचेगी वो 1 बचेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 45 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 45 आ गई तो सेकंड इस इक्वेशन में से या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो टेंशन क्या आ जाएगा, mg बाई कोस थीटा। mg हो गया 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइड बाई कोस 45 1/√2, यानी कि ये भी ऊपर चला जाएगा और √2 को लिख दिया 1.41। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बचता है हमारे पास, 10⁻⁻3, ये -1 बचेगा, यानी कि 0. सो ये आएगा 4,650.5, कुछ इतना आना चाहिए। ठीक है, आंसर चेक किया जाए। सो आंसर थीटा की वैल्यू आ गई 45, बिल्कुल सही है, और टेंशन की वैल्यू आ गई √32 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो रूट में फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, रूट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रूट में अगर फाइंड आउट करूंगा तो 4 को अंदर भेज दो, 4 को अंदर भेज दो तो 16 बन गया, 16 यानी कि ये हो गया 32 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लो, थीटा 45, टेंशन √32 इंटू 10⁻⁻1, जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को इलेक्ट्रिक फील्ड से दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया गया।
क्वेश्चन ये है कि हमने एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया, प्रोटॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्शन का वो गिवन है 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -720 जे कैप, यानी कि -y में। सो y यहाँ पे दिखाया गया कि y ऊपर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे है, mg भी नीचे है, दोनों एड अप हो जाएंगे, तो यानी कि g इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा अगर मैं प्रोजेक्शन एंगल को 37 डिग्री रखता हूं तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जी इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे। दो फोर्सेस आ गए तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन है, कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट किया हमने यू वेलोसिटी से और एंगल गिवन है 37 डिग्री। ठीक है, तो नीचे की साइड जो फोर्स हो गया वो हो गया mg प्लस क्यू। अब जी इफेक्टिव फाइंड आउट करो तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। जी इफेक्टिव हो गया mg प्लस QE जो कि नेट फोर्स है डिवाइड बाई मास, यानी कि जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई G प्लस QE बाई M। और अगर इसकी वैल्यूज आप पुट करते हो तो ये हो गया 10 प्लस Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है 720 और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। सो ये कैंसिल आ गया, जी इफेक्टिव यहां से हमारे पास आ गया 10 प्लस 720 इंटू 10⁸। सो 10⁸ के कंपैरिजन में 10 को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जी इफेक्टिव जो है वो नियरली इक्वल होगा 720 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसको इधर लिख देते हैं, यानी कि जी इफेक्टिव आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 720 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी इफेक्टिव आ गया तो इजीली हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा प्रोजेक्टाइल के लिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव। u हमें पता है, थीटा हमें पता है, जी इफेक्टिव हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलो फाइनली हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। सो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू 720 इंटू 10⁸ और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इफेक्टिव, यानी कि 2 इंटू 10⁴ साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 3/5। जी इफेक्टिव आ गया 720 इंटू 10⁸। अब कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको लिखो 6 डिवाइड बाई 5 को नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 3600। ठीक है, इंटू 10⁻⁻4। अब इसको कैंसिल कर लो, ये हो गया 6 इंटू 10 600। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 10⁻⁻6 और 1/6 को अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, ये आ गया 0.17 इंटू 10⁻⁻6 या फिर लिख सकते हो 1.7 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो इनमें से जो भी आपका आंसर दिया हुआ है उसको टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सो ऑप्शन चेक करते हैं। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन चेक किए जाए। सो ऑप्शन हमारा आंसर 1.7 इंटू 10⁻⁻7 बिल्कुल सही है। इनकी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहां पे हमारे पास गिवन है ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल इज दिस मच, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द मॉलिक्यूल। तो आप सब कुछ भूल जाओ, HCl गैस मॉलिक्यूल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ दो चीज आपको दिखनी चाहिए। क्या, कि हमारे पास एक डाइपोल है जो कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा जल्दी से बता दो। सो उस पर टॉर्क लग जाएगा सिंपली P क्रॉस E। ठीक है, बस तो इतना ही क्वेश्चन था। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा PE sin थीटा, और मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू यानी कि कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। ठीक है,
सो मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड इज सिंपली पीई। पी की वैल्यू गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁻30। ई की वैल्यू भी गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 25 400 10 75 85 यानी कि 8.5 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आंसर चेक किया जाए, आंसर बिल्कुल सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और ऑप्शन अगर चेक करो तो ऑप्शन सी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, तो उस पर हमें पता है कि नेट फोर्स जो है वो तो जीरो होगा, बट उस पर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, और वो टॉर्क क्या करेगा, वो टॉर्क जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है उसको अलाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक है, सो वो हमसे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट पी है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई में रखा है, और वो भी स्टेबल पोजीशन में रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है आई। अब हमसे पूछना ही चाह रहा है कि अगर मैं उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं, एक थीटा एंगल जो कि बहुत छोटा है, उससे अगर मैं उसको डिस्प्लेस करता हूं तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी ये स्लाइटली डिस्प्लेस, यानी कि साइन थीटा और थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकता हूं। ठीक है ना। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। अब टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या होता है। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब पी वेक्टर क्या हो गया, पी वेक्टर आपका हो गया ये, ई वेक्टर हो गया लेफ्ट टू राइट। अब इससे टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क क्या आ गया, टॉर्क आ गया आपका क्लॉकवाइज, और ये टॉर्क क्या करेगा, ये उसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके आएगा। ठीक है, तो मतलब रिस्टोरिंग तो है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब क्या वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। सो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क हमारा हो गया, अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करता हूं सिर्फ, तो पीई साइन थीटा, और थीटा अगर स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको सिंपली लिख सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, यानी कि पीई थीटा। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये देखते ही आपको सिर्फ ये याद आना चाहिए कि एसएचएम, एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम के लिए मुझे ओमेगा स्क्वायर अगर यहां से फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं वहां टाइम पे आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। ठीक है, बट टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क होगा आई इंटू एल्फा। सो ये हो गया पीई थीटा, यानी कि यहां से अल्फा हमारे पास आ गया पीई बाई आई इंटू थीटा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये मत पूछना माइनस साइन कहां है, माइनस साइन का मतलब है रिस्टोरिंग, जो कि हमने पहले ही चेक कर लिया। सो ये वैल्यू क्या बन गई, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट पीई बाई आई। और अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये आपका आ गया टाइम पीरियड, और इसमें अगर ओमेगा पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेक किया जाए, हमारा आंसर आ रहा है 2 पाई आई बाई पाई ई पीई, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमसे बोला गया है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल डाइपोल्स। ठीक है, दो आइडेंटिकल डाइपोल, एक हो गया ए बी, एक हो गया सी डी, जो कि फिगर में शो किया गया। दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड ऑफकोर्स दोनों का पी है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो इन दोनों डाइपोल्स को मिला के अगर एक सिस्टम अज्यूम कर लेता हूं, तो उस पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क की वैल्यू में फाइंड आउट करनी। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो या तो दोनों डाइपोल्स का अलग अलग टॉर्क फाइंड आउट कर लो, कि पहले टॉर्क फर्स्ट डाइपोल पे टॉर्क फाइंड आउट करो। फर्स्ट डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, फर्स्ट डाइपोल की डायरेक्शन हो गई ये, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। सो टॉर्क कहां हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करोगे। सो टाउ वन जो है वो आपका आ गया क्रॉस। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड पे डाइपोल की डायरेक्शन फाइंड आउट, ये सेकंड डाइपोल की डायरेक्शन हो गई, इसको P1 बोल देते हैं, P1 वेक्टर, और इसको बोल देते हैं P2 वेक्टर। अब P2 पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, P2 पे टॉर्क की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, यानी कि टाउ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डॉट। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास नेट टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो,
या फिर ये कर सकते हैं कि P1 P2 दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो, दोनों का बीच का एंगल पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो आसानी से दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट एक बार आ गया तो टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क के लिए PE sin थीटा। ठीक है, तो जैसे भी आपको आसान लगे वैसे कर सकते हो। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए P1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, P2 वेक्टर के, और उसको अज्यूम करिए हमने P। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल है 120, तो इसका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी P ही आएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद भी कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड P ही आएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई करो, PE यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, cos थीटा की वैल्यू 120 यानी कि -1/2। ठीक है, सो आपकी वैल्यू यही आएगी कि P वेक्टर। ठीक है, नेट P वेक्टर आ गया। अब क्या करना है, अब टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। टॉर्क हमारा हो जाएगा PE sin थीटा। सो नेट हमारा आ गया P, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा ये हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू आपको ना तो 60 रखनी है ना 120, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आया, sin थीटा sin 30 1/2, यानी कि ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आंसर चेक किया जाए, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। और ऑप्शन अगर चेक किया जाए तो ऑप्शन सी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।